तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वादा किया था कि 23 जनवरी 2021 को हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती बनाई है। तो इस बार सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उनकी सारी हिस्ट्री मैं आपके सामने लेके आऊँगी कि हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने क्या किया था। तो वही सब लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो देखते हैं, आइए। 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस की 125वां जन्मदिवस मनाया गया। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, 125वां जन्मदिवस मनाया गया। ठीक है, ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया, याद भी हो गया होगा कि इस बार कौन सी जयंती थी। 125वीं जन्म जयंती थी उनकी, मतलब 125वां बर्थडे था उनका। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था और मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1945 को। ठीक है, तो जन्म कहाँ हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। कहाँ पे हुआ था? ओडिशा में। और कौन से शहर में? कटक शहर में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1945 को। एक हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। जब वो जापान से ताइवान जा रहे थे उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे 1897 कर लीजिएगा, 1897 को उनका जन्म हुआ था। तो नाम भी याद रखिएगा, कहाँ जन्म हुआ था, डेट भी याद रखिएगा कब हुआ था, क्योंकि इस साल सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पिता का नाम था जानकीनाथ बोस और माता का नाम था प्रभावती देवी। ठीक है, अब डायरेक्ट उनके करियर पर चलते हैं। शिक्षा दीक्षा लेने के बाद में दोस्तों पढ़ाई में बहुत अव्वल थे, हमेशा स्कूल में टॉप करते थे, यूनिवर्सिटी में भी सेकंड रैंक उन्होंने प्राप्त करी थी। तो उसके बाद में उनके पिताजी ने उन पर दबाव बनाया कि उस समय, आज के ज़माने में जो आईएएस होती है, उस समय वो सबसे बड़ी परीक्षा होती थी आईसीएस की। और आईसीएस की परीक्षा भी 21 वर्ष से पहले हमें देनी होती थी इंग्लैंड जाके। ठीक है, तो इंग्लैंड जाके देने के लिए पहली बात तो हमारे पास पैसे होने चाहिए, दूसरी बात टैलेंट होना चाहिए। वो भी बहुत कम मिलते थे। 21 वर्ष में तो हम कितना पढ़ लेंगे। ठीक है, और अटेम्प्ट भी हमें 1 या 2 इतने ही मिलते थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में जब उनके पिताजी ने दबाव बनाया आईसीएस देने के लिए, उनका मन नहीं था, क्योंकि हमेशा से ही वो विवेकानंद जी और अरबिंदो घोष इन सब से प्रेरित थे, तो उनका मन नहीं था देने का। लेकिन फिर भी पिताजी के दबाव में आके उन्होंने 1920 में आईसीएस की परीक्षा दी, इंग्लैंड गए और वहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट करी। और आईसीएस की परीक्षा प्रथम प्रयास में ही उन्होंने चौथा स्थान उन्होंने प्राप्त किया था। लेकिन अपने बड़े भाई को बाद में बताकर उन्होंने 1921 में इससे त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि वो अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानते थे और अंग्रेजों की गुलामी किसी भी हालत में नहीं करना चाहते थे। तो क्योंकि उनके तो आदर्श ही दोस्तों विवेकानंद जी, अरबिंदो घोष जैसे महान व्यक्तित्व थे, और उस टाइम पे हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल ही रही थी। तो बहुत ही क्रांतिकारी दिमाग के व्यक्ति थे, तो हमेशा से उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ना था, देश को आज़ादी करवाना था। तो इस चक्कर में अपने पिताजी को प्रूव करने के लिए, देश को दिखाने के लिए एग्ज़ाम तो दे दी और पास भी कर ली, लेकिन उसे ज्वाइन करने के बाद में त्यागपत्र दे दिया। आगे फिर हुआ क्या कि फिर 21 के बाद में जैसे ही त्यागपत्र दिया, वो आंदोलन शामिल हो गए, गांधी जी से भी मिले और छोटे बड़े आंदोलन कोलकाता में जितने भी होते थे उनमें पार्टिसिपेट करने लगे। युवा साथियों को 1900, कल के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया भी था, 1923 में तो वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे, है ना। तो इसके बाद में 1923 के बाद में, मतलब 21 के बाद में, उन्हें कईयों बार अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। और इसी क्रम में 1931 में कोलकाता में जब राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे, तो उस चक्कर में अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और 1931-32 की बात है दोस्तों, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था ना उस टाइम पे। उस समय क्या हुआ था कि गांधी जी ने, जब हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को जब रुकवाया गया था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तो गांधी जी ने हमारे जितने भी राजनीतिक बंदी थे उन सबको छुड़वा लिया था। लेकिन भगत सिंह को आज़ाद नहीं करवा पाए थे, या फिर यूँ भी कहा जाता है कई बार कि भगत सिंह को आज़ाद करवाने का उन्होंने कोई प्रयत्न भी नहीं किया था। तो इस क्रम में जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनको तो आज़ाद करवा लिया गया था, परंतु भगत सिंह को आज़ाद नहीं करवाया गया था। और जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो जेल से छूटने के बाद में उन्होंने कईयों बार गांधी जी को बोला कि आप भगत सिंह
के लिए प्रयत्न कीजिए, लेकिन गांधी जी ने साफ मना कर दिया कि मैं अपने वचन को नहीं तोड़ सकता हूँ जो मैंने इरविन को दे दिया है। ठीक है, तो ऐसा करके फिर आगे चल के भगत सिंह को फांसी दे दी गई, और इस बात से फिर ये इतने दुखी हुए कि, और यहीं से शुरू हो गया था फिर कांग्रेस के साथ इनकी तनातनी, कांग्रेस के साथ ये नाराज ही चलने लगे। कांग्रेस के जो रिश्ते थे, कार्यवाही थी, वो इनको पसंद नहीं आती थी उस समय से ही। ठीक है, आगे चल के दोस्तों 1900 डेट तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 36-37 के बाद है, ये इटली गए और इटली में मुसोलिनी से मिले, जब जो वहाँ के महान नायक थे उस समय। और मुसोलिनी ने मुसोलिनी इनके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता लेने का वचन भी इनको दिया। ऐसा नहीं है कि ये भारत में ही हमारे स्वतंत्रता संग्राम का प्रचार कर रहे थे, विदेशों में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अलख जगाई थी, जाके वहाँ जो भारतीय रह रहे थे उनको भी बहुत ज़्यादा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए अंग्रेजों पे दबाव बनाया था, अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाने के लिए। ठीक है, फिर दोस्तों आगे 1938, और 1938 में हुई वह महान घटना जब हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और कांग्रेस का यह 51वां, कौन से 51वां, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन, नाम याद रखिएगा। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? हरिपुरा अधिवेशन था। क्रम भी याद रखिएगा, कौन से नंबर का था? 51वां था, है ना। इसमें क्या वो बड़ी घटना हुई थी? इसमें बड़ी घटना ये हुई थी कि ये जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था इन्हें। ठीक है, इस समय गांधी जी इनके साथ थे, और गांधी जी ने स्वयं ने इनका नाम सुझाया था कि इस बार अध्यक्ष पद के लिए हम सुभाष चंद्र बोस को खड़ा करते हैं, और सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए और पूर्ण बहुमत के साथ जीत भी गए। ठीक है, इस वक्त तक तो सब ठीक था, 38 तक, है ना। फिर 38-39 में परिस्थितियाँ क्या बनने लगी, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला सा हो गया था। ठीक है, तो जब द्वितीय लगभग, मतलब ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध हो ही गया था 1939 में तो शुरू। ठीक है, तो नेताजी को लगा, नेताजी क्रांतिकारी थे, गांधी जी अहिंसात्मक थे। ठीक है, दोनों चाहते थे देश को आज़ाद कराना, लेकिन दोनों के तरीके बिल्कुल अलग थे। तो गांधी जी चाहते थे कि हम अहिंसावादी तरीकों से ही अंग्रेजों को समझाएं, लेकिन नेताजी चाहते थे कि हम इस समय का फ़ायदा उठाएं। जब 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन उलझ चुका था, तो नेताजी ने कहा कि क्यों ना हम इस युद्ध का फ़ायदा उठाएं और जो ब्रिटेन के, इंग्लैंड के जो शत्रु हैं उनके साथ मिलके देश को आज़ाद करवाएं, क्योंकि जब हमारा शत्रु कमज़ोर हो रहा है तो यही सही समय है कि उस पर हम वार करें और अपने आप को आज़ाद करवा लें। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के सामने ये प्रस्ताव रखा, और गांधी जी इस प्रस्ताव से बहुत नाराज हुए, और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे विचार का समर्थन करता ही न हूँ जो अपने शत्रु के गलत स्थिति का फ़ायदा उठाए, है ना। और गांधी जी और इन दोनों में मतभेद हो गया, इवन, और सारी कांग्रेस भी गांधी जी के साथ ही थी, बहुत कुछ कम नेता थे जो सुभाष चंद्र बोस का समर्थन कर रहे थे इस क्रांतिकारी रवैये का। ठीक है, तो ये स्थितियाँ उस समय से ही शुरू होने लग गई। अब आ गया 1939, और 1939 को लगा कि इस बार किसको अध्यक्ष बनाया जाए। तो बोस सोच रहे थे कि ऐसा अध्यक्ष बनाया जाए जो मेरे जैसा, जैसे मैंने थोड़ा क्रांतिकारी माहौल बनाया है वैसा ही माहौल बनाए रखा जाए। लेकिन बोस को अपने जैसे व्यक्तित्व का कोई दिखा नहीं, तो उन्होंने खुद ने ही 39 में खड़े होने का निर्णय किया। लेकिन गांधी जी ने इस बार सोच लिया था कि इस बार बोस नहीं होंगे, क्योंकि गांधी जी और बोस के मतों में वैचारिक अंतर आ चुका था। तो उन्होंने कांग्रेस के बहुत सारे सदस्यों को, इनमें नेहरू भी थे, को सुझाव दिया कि आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। लेकिन बोस की उस समय मतलब वो बोलते हैं ना, फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा थी कि उन सबको पता था कि हम हारने वाले हैं, तो कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में गांधी जी के जो महान शिष्य थे, प्रिय भक्त थे, पट्टाभी सीतारामैया, उसको गांधी जी ने खड़ा किया वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। और हुआ ये कि इतना सारा प्रचार करने के बाद में भी पट्टाभी सीतारामैया जी सुभाष चंद्र बोस के सामने चुनाव में हार गए। तो ये हार होने के बाद में गांधी जी को बहुत बड़ा झटका लगा, और गांधी जी ने कहा कि मतलब इस हार का नैतिक दायित्व मैं लेता हूँ, ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कहा इनडायरेक्टली कि अगर आप सुभाष चंद्र बोस से सहमत नहीं हैं, उनके कार्यों से सहमत नहीं हैं, तो आप कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को ये कह दिया कि आप चाहो, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी थे, आप चाहो तो आप कांग्रेस छोड़ सकते हो। तो नेताजी, इस तरह से मतलब परिस्थितियाँ ऐसे उत्पन्न हो गई कि नेताजी को लगा कि जब बड़े बड़े नेता कांग्रेस में नहीं रहेंगे तो मैं अकेला क्या करूँगा।
ठीक है। और 6-7 बड़े नेता थे भी ऐसे कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे भी दिया। ठीक है। तो स्थिति ऐसी हो गई कि मतलब उस समय नेताजी ने बापू को समझाने की भी बहुत कोशिश की कि बापू मैं आपके रास्ते पे ही चल रहा हूँ और सही कदम उठा रहा हूँ, लेकिन गांधी जी अपने अहिंसात्मक रवैये को लेके बहुत ज़्यादा अडिग थे और उन्होंने कहा कि अगर तुम अहिंसात्मक रवैये में कांग्रेस के साथ रहना चाहो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम अपने इन आइडियाज़ को छोड़ दो। लेकिन नेताजी भी अपने आइडियाज़ को छोड़ना नहीं चाहते थे और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो इस सारी घटना को कहते हैं दोस्तों त्रिपुरी संकट। क्या कहते हैं? त्रिपुरी संकट कहते हैं इसको। ये कब घटित हुई? 1939 में घटित हुई। तो 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1939 में अध्यक्ष बने, है ना। पट्टाभी सिद्धारमैया को हरा तो दिया, लेकिन कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस मतलब इनके इतने सारे विरोधी हो गए और ये सब घटना क्या कहलाती है? त्रिपुरी संकट। तो दोनों महान घटनाएं हैं 1938 और 1939, तो दोनों आपको याद रखनी है। तो यही सब बातें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं कि इस वक्त के रहते द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला था और बोस चाहते थे कि उनकी स्थिति का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों को कमज़ोर करते हुए भारत को आज़ाद करवा लिया जाए, लेकिन गांधी जी इस बात से सहमत नहीं थे और 1939 में गांधी जी ने बोस के खिलाफ पट्टाभी सिद्धारमैया को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में खड़ा किया, परंतु बोस की विजय हुई, लेकिन अंततः नेताजी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और इसे त्रिपुरी संकट का नाम दिया गया। अब इस्तीफा देने के बाद में वो उसने क्या किया? इसके बाद में उन्होंने 3 मई 1939 को कांग्रेस में ही अपने अलग दल की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक। लेकिन फिर आगे चल के जैसे कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तो अलग पार्टी के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने की। आगे चल के फिर अंग्रेज़ों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बहुत बार ऐसा हुआ कि जैसे वो युवाओं को भाषण दे रहे हैं तो कभी भड़काने के आरोप में, कभी देशद्रोह के आरोप में बार बार उन्हें गिरफ्तार किया जाना था। तो उनको लगा कि बोस को लगा कि यहाँ अंग्रेज मुझे कुछ भी नहीं करने देंगे, कांग्रेस मेरे साथ है नहीं, तो मुझे जाना पड़ेगा बाहर, और रूस से सहायता मांगने के लिए उन्होंने देश को छोड़ दिया। ठीक है। 1942 29 मई 1942 को जर्मन नेता अडोल्फ हिटलर से भी वो मिले, जो उस समय के महानतम नेता थे। लेकिन अडोल्फ हिटलर और उनमें कोई खास बात बनी नहीं और सहायता का वचन अडोल्फ हिटलर ने नहीं किया। आगे चलकर उन्होंने हिटलर ने अपना एक संस्मरण भी लिखा था जिसमें उन्होंने इस मुलाकात की बात भी की थी और इसे अच्छे तरीके से नहीं दर्शाया था। नेताजी के बारे में कुछ गलत बातें लिखी थी। नेताजी ने फिर आगे चल के इसका विरोध भी किया और अडोल्फ हिटलर ने सबके सामने माफ़ी भी मांगी थी कि मैं अपने अगले संस्करण में इसको सुधार कर दूंगा। ठीक है। ऐसी कुछ घटनाएं भी वहाँ पे हुई थी। ऐसे करते करते दोस्तों आ गया 1943 और 1943 में वह पहुँचे सिंगापुर। और सिंगापुर में क्या किया? सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने कमान संभाल ली। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का निर्माण उन्होंने नहीं किया था। निर्माण किसने किया था? निर्माण किया था कैप्टन मोहन ने, है ना। और आगे चल के रास बिहारी बोस, जब ये पहुँचे थे सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे, तो उसको रास बिहारी बोस संभाल रहे थे, लेकिन रास बिहारी बोस वृद्ध हो चुके थे और जो आज़ाद हिंद फौज थी लगभग सुप्त अवस्था में थी, है ना, कुछ अच्छा खासा कार्य कर नहीं रही थी। और जैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहुँचे, उनके धाक विदेशों में वैसे जम ही चुकी थी और जैसे ही उन्होंने भाषण दिया तो उन सारे सैनिकों में एक नई क्रांति की लहर दौड़ गई और उन सब ने स्वीकार किया कि सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता हमें मिलना चाहिए। और जो रास बिहारी बोस हैं उन्होंने नेतृत्व सौंपा आज़ाद हिंद फौज का, किसको? सुभाष चंद्र बोस को। और फिर उन्होंने जापानी सेना द्वारा पकड़े गए अंग्रेजी फौज की युद्धबंदी, जापान और अंग्रेज मतलब ब्रिटेन, दोनों अलग अलग पक्ष में थे ना द्वितीय विश्व युद्ध में। तो जो भारतीय सैनिक थे जापान की तरफ से मतलब अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, तो बहुत सारे युद्धबंदी थे जिनको जापान ने बंदी बना रखा था, तो उनको गिरफ्तार कर लिया। मतलब उनको गिरफ्तार नहीं, उनको जापानी सरकार सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया उन सब सैनिकों को, और सुभाष चंद्र बोस ने उन सब सैनिकों को मिलाकर आज़ाद हिंद फौज नामक एक सेना खड़ी कर दी। ठीक है। और आज़ाद हिंद फौज सेना में ही उन्होंने दोस्तों झांसी की रानी रेजिमेंट एक टुकड़ी बनाई, जिसको नाम हमारी जो झांसी की रानी थी उनके नाम पे झांसी की रानी रेजिमेंट नाम दिया। और एशिया में यह पहली महिला सेना टुकड़ी थी। इससे पहले एशिया में कभी ऐसी सेना टुकड़ी नहीं बनी थी। और लक्ष्मी स्वामीनाथन इसकी पहली कैप्टन बनी थी। ये भी याद रखना है दोस्तों, झांसी की रानी रेजिमेंट भी याद रखना है और लक्ष्मी
स्वामीनाथन भी आपको याद रखना है कि इसके फर्स्ट कैप्टन कौन थी, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बहुत डीप से बनते हैं। ठीक है, यहीं पे फिर उन्होंने अपने सैनिकों को बढ़ावा देते हुए उनमें उत्साहवर्धन करने के लिए नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, फिर उन्होंने जापानी सेना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया और अपने सेना को नारा देते हुए मतलब उत्साहवर्धन करते हुए नारा दिया, दिल्ली चलो का। और जापानी सेना प्लस आज़ाद हिंद फौज की सेना ने मिलकर भारत पे आक्रमण किया, क्योंकि जापानी तो हराना चाहते थे ब्रिटेन को, और आज़ाद हिंद फौज की सेना में ब्रिटेन को हरा के जैसे ही इंग्लैंड मतलब अंग्रेज़ों को भगा के हम आज़ाद होना चाहते थे, तो दोनों का लक्ष्य सेम ही था। तो इन्होंने सबसे पहले कहाँ आक्रमण किया, अंडमान निकोबार पर किया, और अंडमान निकोबार इन्होंने जीत भी लिया, परंतु फिर उसके बाद में इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन अंग्रेजी सेना के सामने यहाँ पे हार गए। तो हार का कारण बहुत से थे दोस्तों, ऐसे नहीं है कि हमारी सेना कमज़ोर थी, लेकिन एक तो क्या हुआ था, 9 अगस्त और 6 अगस्त को हिरोशिमा, ये 1945 की ही बात है, सेम उसी टाइम की बात है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को नागासाकी और हिरोशिमा पर उधर अमेरिका ने परमाणु बॉम्ब गिरा दिया। जापानी सेना के मतलब पस्त हो चुकी थी पूरी तरह, जैसे ही वहाँ पे परमाणु बम गिरा उनका देश ध्वस्त हो चुका था। ठीक है, तो जापानी सेना टूट गई थी, प्लस जापानी सेना ने भारतीय सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, वो भारतीय सैनिकों के साथ नस्लीय भेदभाव कर रहे थे, इसलिए भारतीय सेना का भी मनोबल टूट गया था, है ना। कई रीज़न थे, इसकी वजह से हम अंग्रेज़ों के सामने हार गए। जब 1945 को हमारी सेना, आज़ाद हिंद फौज की सेना युद्ध करने जा रही थी, मतलब आक्रमण करने जा रही थी भारत पे, तो रेडियो पे एक भाषण देते हुए 1945 पर सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पे महात्मा गांधी के नाम पे एक भाषण दिया था, महानतम भाषण उन्हें उसे बोला जाता है। उसमें उन्होंने कहा था कि देश की स्वतंत्रता के अंतिम आंदोलन के रूप में मैं राष्ट्रपिता से आशीर्वाद चाहता हूँ। तो ये होते हैं महानतम पर्सनैलिटी की, मतलब गांधी जी से कभी उनकी वैचारिक रूप से बनी नहीं, लेकिन फिर भी वो ये मानते थे कि गांधी जी जैसा महानतम नेता हमारे देश में कभी पैदा नहीं हुआ। और ये जो राष्ट्रपिता की उपाधि है, ये उसी टाइम पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही उनको दी गई थी, और सारे विश्व के सामने उन्होंने गांधी जी को अपने पिता के रूप में मानते हुए अब आशीर्वाद उस टाइम पे मांगा था। ठीक है, तो वो युद्ध हम हार गए, और सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के जितने सैनिक थे अंग्रेज़ों द्वारा इधर गिरफ्तार कर लिए गए भारत में। और उधर हाँ, बीच में एक घटना ये भी हुई थी कि दोस्तों, जैसे ही आज़ाद हिंद फौज इधर हारी, तो जो जापानी लोग हैं, जापानी सरकार है, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को एक विमान दिया कि आप देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाइए, क्योंकि आपकी जान को यहाँ खतरा हो सकता है। लेकिन आज़ाद हिंद फौज के साथ ही उन्होंने जो झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई थी ना, उन लड़कियों को छोड़ के जाना नेताजी को गवारा नहीं लगा, और उनके साथ प्लेन में बैठ के जाने के बजाय, अकेले जाने के बजाय, उन्होंने कहते हैं कि वो उसी सेना के साथ में मतलब पैदल ही उन्होंने अपना स्थान वहाँ से बदल लिया, ताकि उन्हें कोई पकड़ नहीं पाए। ठीक है, आगे 18 अगस्त 1945 को जब वो जापान से ताइवान जा रहे थे, तो विमान हादसे में नेताजी की मृत्यु हो गई। और ये सबसे विवादास्पद बात है दोस्तों, मृत्यु हो गई, क्योंकि कई बार तो ये कहा जाता है कि ताइवान में कोई विमान ही नहीं मिला, मतलब विमान का मलबा ही नहीं मिला, क्रैश ही नहीं हुआ। इस घटना के बाद में ये कहा गया था कि विमान हादसे में नेताजी बुरी तरह जल गए थे, फिर ताइवान हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया और हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया गया, और उस दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन बाद में कई कमेटियाँ बैठी और कई बार ये पाया गया, मतलब 2 कमेटियों ने बोला कि हाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, कुछ ने ये भी कहा कि वहाँ पे कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। और इवन कुछ साल पहले भी छत्तीसगढ़ में कई जिलों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देखे जाने के अफवाहें उड़ी हैं, मतलब सच्चाई कितनी है इस बात का नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस हादसे में नहीं मरे थे, वो जिंदा थे उसके बहुत सालों बाद भी। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज नामक समाचार पत्र भी निकाला था दोस्तों। स्वराज नामक समाचार पत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निकाला था, ये भी याद रखिएगा। चित्तरंजन दास को इन्होंने अपने गुरु का दर्जा दिया था। ये अपने मेंटोर किसको मानते थे? चित्तरंजन दास को अपना मेंटोर मानते थे। और वर्तमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे अंडमान निकोबार का एक द्वीप है जिसका नाम था रोज द्वीप, उसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, कौन से द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया? तो वो है रोज द्वीप।
और कहाँ का है, या अंडमान निकोबार का है। तो वर्तमान सरकार ने एक द्वीप भी उनके नाम पे कर दिया है। तो ये थी दोस्तों इनके बारे में इम्पोर्टेंट बातें। पुरानी हिस्ट्री से लेके नया क्या डेवलपमेंट हुआ है वो सारा मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अच्छे से याद कर लें, पढ़ लें। लगभग सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, फिर भी कुछ छूट गया हो एक्स्ट्रा तो नोट्स बनाकर वो भी आप अलग से लिख लें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना इस बार बहुत है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।